हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हैलाइडों के इथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विहाइड्रोहेलोजनन के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए। इनमें से मुख्य एल्कीन कौन सी होगी। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो दो हैं। पहली अवधारणा है कि आपको विहाइड्रो हैलोजनीकरण के बारे में पता होना चाहिए। यह अभिक्रिया क्या है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तथा इस अभिक्रिया में कार्य करने वाले हॉफमैन और सेडजेफ के नियमों के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि ये पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब हमको कहा है कि 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। 1 ब्रोमो मतलब प्रथम पे ब्रोमो और मिथाइल, ठीक है, ये इसको हम प्रथम पोजीशन मान लेते हैं। तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमारे पास है, इसका विहाइड्रो हैलोजनीकरण करना है। जब विहाइड्रो हैलोजनीकरण करेंगे तो उस समय पर विहाइड्रो हैलोजनीकरण मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक यहां से हैलोजन निकलेगा। तो देखिए विहाइड्रो हैलोजनीकरण करते समय पर एक तो ये हैलोजन निकलता है, हैलोजन यहाँ पे ब्रोमीन है तो ये यहाँ से निकल जाएगा ब्रोमीन, और इस ब्रोमीन के साथ एक हाइड्रोजन निकलेगा। जो हाइड्रोजन उस कार्बन से जिससे एल्केन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा। यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, उसके साथ जुड़ा हुआ एक हैलोजन है, फिर एक तीसरा कार्बन है और पहले और तीसरे कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो जब विहाइड्रो हैलोजनीकरण होगा तो उस समय एक कार्बन से हैलोजन निकलेगा तथा उसके बगल वाले कार्बन से या तो ये या फिर ये, इनमें से किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस तरीके से यहां से HBr जो है वो निकलेगा और जिस कार्बन से हाइड्रोजन और जिस कार्बन से हैलोजन निकला है उन दोनों कार्बन के बीच में एक द्विबंध स्थापित हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इस वाले कार्बन से निकलता है तो CH3CH ऐसे ही रहेगा और इस कार्बन और ये वाले कार्बन से चूंकि निकला है और इसके बीच में एक द्विबंध स्थापित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ब्रोमीन निकलेगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे किस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है वो जो कार्बन के दावेदार हैं वो एक तो ये वाला कार्बन है, इससे निकल सकता है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों एक ही है, एक ही जैसे हैं क्योंकि सममिति है, इसलिए इन दोनों को आप एक की तरह मानेंगे। तो इनमें से किसी एक कार्बन को आप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो एक ही कार्बन से मानेंगे कि ये वाला जो कार्बन है जो प्रथम स्थिति पर जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे ब्रोमीन निकलेगा और उस कार्बन से जुड़े हुए जो बाकी दो कार्बन है या तो ये CH3 और या फिर ये कार्बन जिस पर ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे दो मुख्य उत्पाद बनते हैं। तो पहले उत्पाद में ब्रोमीन को हटा दीजिए और ये जो CH3 वाला मिथाइल वाला कार्बन है इससे हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। उसके बाद दूसरी स्थिति मैंने बताई कि जो इसके बगल वाला जो रिंग के अंदर जो ये जो रिंग है साइक्लोहेक्सेन के अंदर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो यहाँ पर आपका CH3 जैसा है वैसा ही रहेगा और बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो ये वाला कार्बन था यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से यदि हाइड्रोजन निकलता है तो ये मिथाइल है और यहाँ पर डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। परंतु प्रथम, मान लीजिए यदि ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय यौगिक है, तो द्वितीय और ये जो तृतीय है ये दोनों एक जैसे ही है, सममिति है, क्योंकि अगर हम तृतीय को पलट दें तो द्वितीय जैसा ही वो बनेगा। तो इसलिए इस तृतीय वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। तो हमारे पे दो उत्पाद यहाँ पर बनेंगे, प्रथम और द्वितीय। तो आपसे जो प्रश्न में पूछा गया था कि जब हम इसकी हैलाइडों की इथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल यानी कि C2H5OH और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इन दोनों की उपस्थिति में हम अभिक्रिया कराते हैं तो विहाइड्रो हैलोजनन
जो है वो अभिक्रिया यहाँ पर होगी। तो उनसे बोला था कि जो एल्कीन बनेंगे वो सारे के सारे एल्कीन्स की हमें संरचना लिखनी है, तो हमने लिख दी, ये 2 एल्कीन बनेंगे, इनकी संरचना हमने दे दी। अब देखिए इन दोनों एल्कीन में बनने वाले एल्कीनों में जो प्रथम यौगिक है, प्रथम उत्पाद है, उसमें हाइड्रोजन वहां से निकला है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर हाइड्रोजन थे 3 और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन थे 2। तो जब हाइड्रोजन वहां से निकलता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, तो उस समय बनने वाले उत्पाद को हॉफमैन उत्पाद कहते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये हॉफमैन उत्पाद है। जबकि अगर हाइड्रोजन वहां से निकले जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो उसको हम सेटजेफ उत्पाद कहते हैं। तो ये जो सेटजेफ उत्पाद है ये हमारा मुख्य उत्पाद होता है। हॉफमैन सामान्य अभिक्रियाओं में हॉफमैन हमारा मुख्य उत्पाद नहीं होता है, सेटजेफ मुख्य उत्पाद होता है। तो इस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछा गया था कि जब ये विहाइड्रो हैलोजनीकरण होगी तो उसमें जो भी बनने वाले एल्कीन है उनकी संरचना लिखिए, हमने वो लिख दी। तो प्रथम मुख्य अवधारणा से हमको यहाँ पे जो भी एल्कीन बन रहे हैं उनके बारे में पता लग गया। द्वितीय मुख्य अवधारणा जो हॉफमैन और सेटजेफ की है वो भी मैंने बता दी आपको कि जो मुख्य एल्कीन है वो सेटजेफ का बनता है। अब यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य एल्कीन सेटजेफ का क्यों बनता है, तो आपको मैं बता दूं ये ज्यादा स्थायी है। ये इसलिए बन रहा है सेटजेफ क्योंकि सेटजेफ ज्यादा स्थायी एल्कीन है। अब कोई एल्कीन स्थायी कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। आप एल्कीन जितना ज्यादा प्रतिस्थापित होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, या तो ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए कि जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा वो स्थायी होगा। जैसे अगर मैं प्रथम वाले की बात करूं तो यहां पर एक इस स्थिति में अल्फा हाइड्रोजन है, एक इस स्थिति में अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए तो उनकी संख्या है 4। जबकि ये वाले एल्कीन को देखा जाए, द्वितीय एल्कीन को देखा जाए, तो इसके पास एक तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 2, एक यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 2 और एक इस वाले मिथाइल के अल्फा हाइड्रोजन है 3। तो 2 2 4 और 4 3 7, यहाँ पर हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही ज्यादा स्थायित्व आता है। तो इस तरीके से हमारे को ज्यादा स्थायी होने के कारण सेटजेफ हमारा मुख्य उत्पाद होता है। तो आखिर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न में मुख्यतः विहाइड्रो हैलोजनीकरण और हॉफमैन सेटजेफ नियम कार्य करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।